नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केशव त्यागी और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल केटी स्टडी पॉइंट की एक और फ्रेश वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको हिंदी व्याकरण कह सकते हैं, भाषा कह सकते हैं, या फिर हम व्याकरण बोल सकते हैं, व्याकरण है ना, का जो परिचय है, टॉपिक हिंदी का फर्स्ट है, यानी भाषा का परिचय या व्याकरण का परिचय या हिंदी का परिचय बोल सकते हैं सिंपल। उससे बनने वाले कुछ प्रश्न हैं जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। अगर आप सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, या आप शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, या आप ग्रामीण विकास अधिकारी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, या आप पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, या आप किसी अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और उसके सिलेबस में हिंदी है, तो आपको इस वीडियो और इस श्रृंखला, यानी इन वीडियो की श्रृंखला, हिंदी व्याकरण की जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए जो मैंने श्रृंखला बनाई है, जो आपको पर डे 6 बजे की वीडियो मिल जाती है, इनकी प्रश्नोत्तरी की, जिसमें प्रश्न और उत्तर व्याख्यान सहित बताता हूं मैं, वो आपको देखनी चाहिए, क्योंकि ये सभी प्रश्न इन वीडियो में जो भी हैं वो बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं और बहुत ही मेहनत से मैं निकाल के लाया हूं, जो आपके लिए प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण और फायदेमंद साबित हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा प्रथम प्रश्न है, हिंदी भाषा दिवस मनाया जाता है। हिंदी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके पास: ए अगस्त, 14 अगस्त, बी 14 सितंबर, सी 16 सितंबर, डी 18 सितंबर। तो दोस्तों, यहां जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी 14 सितंबर। 14 सितंबर को हिंदी भाषा दिवस मनाया जाता है। व्याख्यान क्या है इसका, क्यों मनाया जाता है? तो वो ये है कि 14 सितंबर 1949 यानी 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। तो इसी डेट को 14 सितंबर को हिंदी भाषा दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो हिंदी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। करेक्ट ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हिंदी के राजभाषा होने से संबंधित तथ्य संविधान के किस भाग व कौन से अनुच्छेद में उल्लेखित हैं? ऑप्शन ए, संविधान के 16 के अनुच्छेद 338 से 342 में। ऑप्शन बी, संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 330 से 336 में। ऑप्शन सी, संविधान के भाग 18 के अनुच्छेद 275 से 281 में। या ऑप्शन डी, संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 से 351 में। तो दोस्तों, यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 से 351 में हिंदी भाषा की राजभाषा होने से संबंधित तथ्य हैं। दोस्तों, मैं बता दूं, संविधान के 17वें भाग के अनुच्छेद 343 से 351 तक हिंदी भाषा को राजभाषा होने से संबंधित उल्लेख है, विवरण है, जहां हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, क्लियर कर दूं, हिंदी को सिर्फ राजभाषा का दर्जा प्राप्त है, ना कि हमारे देश भारत में राष्ट्रभाषा का। अब राष्ट्रभाषा क्या होती है और राजभाषा क्या होती है, इसको आपको बता दूं मैं। राष्ट्रभाषा हम ऐसी भाषा को कहते हैं जिसकी राष्ट्र की अधिकांश जनता, जो भी जनता है वो अधिकांश बोल सकते हैं 70% जनता जिस भाषा को समझती हो या बोलती हो, ऐसी भाषा को हम बोलते हैं राष्ट्रभाषा, जो कि हमारे देश भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। और राजभाषा हम किसे कहते हैं? राजभाषा हम ऐसी भाषा को कहते हैं
जिसमें किसी राज्य या देश का सरकारी कामकाज चलता हो, ऐसी भाषा को हम राजभाषा कहते हैं। सरकारी का अर्थ है राजकाज का जो भी कार्य है या प्रशासनिक का जो भी कार्य है या सरकार का जो भी कार्य है जिस भाषा में चलता है उसे राजभाषा कहते हैं। हमारे देश भारत में इन्हीं संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 से 351 तक केवल हिंदी भाषा नहीं जिसको राजभाषा का दर्जा प्राप्त है, हिंदी सहित 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है ना। तो अगला मैं सोचता हूं कि यह प्रश्न आपको क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न है, व्याकरण शब्द का अर्थ है केवल समझना, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी समझना, ऑप्शन सी भली भांति समझना, ऑप्शन डी भली प्रकार से समझना। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, व्याकरण का अर्थ होता है भली भांति समझना। करेक्ट ऑप्शन हुआ सी। अब यही मैंने क्यों चुना, केवल समझना क्यों नहीं चुना या समझना खाली क्यों नहीं चुना, तो मैं बता दूं दोस्तों, व्याकरण एक ऐसा ग्रंथ है जो किसी भाषा में शुद्ध उच्चारण, चलो इतना ही आ गया, ज्यादा ना ले, या शुद्ध लेखन या फिर शब्दों का शुद्ध प्रयोग, ये सभी को शुद्ध करने का कार्य करता है, वो करता है व्याकरण। तो अब ये शुद्ध उच्चारण कौन कर पाएगा, जिसको व्याकरण की भली भांति समझ हो, पूर्ण समझ हो। यह शुद्ध लेखन कौन लिख पाएगा, जब उसे लिपि की या व्याकरण की पूर्ण जानकारी हो, संपूर्ण जानकारी हो, उसे भली भांति समझता हो। या फिर शुद्ध प्रयोग, हमें कहाँ किस शब्द का प्रयोग करना है वो कौन कर पाएगा, जिसको उस व्याकरण की भली भांति यानी अच्छी पूर्ण रूप से संपूर्ण जानकारी हो, वही शुद्ध उच्चारण कर पाएगा, वही शुद्ध लेखन कर पाएगा या वही शुद्ध शब्दों का प्रयोग कर पाएगा। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, सी, भली भांति समझना व्याकरण का क्या है, अर्थ है। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में मूल वर्णों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए 52, ऑप्शन बी 46, ऑप्शन सी 44, ऑप्शन डी 56। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, हिंदी वर्णमाला में मूल वर्णों की संख्या होती है 44। क्या है ये, मूल वर्ण, मूल वर्ण कितने होते हैं मूल वर्ण, 44 होते। और टोटल वर्ण कितने होते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। हिंदी वर्णमाला में मूल वर्ण अगर पूछे हैं, हमारे प्रश्न में क्या पूछा गया है, मूल वर्ण कितने होते हैं, तो मूल वर्ण कितने होते हैं, 44 होते हैं। लेकिन कुल वर्णों की संख्या देवनागरी लिपि में या हिंदी भाषा में कौन सी लिपि होती है, देवनागरी लिपि होती है हिंदी भाषा की, और उसमें कुल वर्णों की संख्या देवनागरी लिपि के अनुसार कुल वर्णों की संख्या कितनी है, 52। कितनी है, 52। तो हम कह सकते हैं कुल वर्ण कितने हो गए, 52 हो गए। अब कुल वर्ण 52 किस प्रकार हैं वो मैं आपको बता दूं। यहां 11 क्या होते हैं, स्वर होते हैं। क्या होते हैं, स्वर कितने होते हैं, 11। और 33 होते हैं व्यंजन। क्या होते हैं, व्यंजन। और 2 होते हैं क्या, अयुग्मवाह, जो जैसे अंग है ना। और 2 होते हैं उच्छिप्त, और 4 होते हैं संयुक्त अक्षर, जैसे क्षेत्र, ज्ञा और श्री वाला स्वर। तो 11, 33 और 2, 2, 4 टोटल कितने हो गए,
52। कितने हो गए? 52। तो कुल वर्णों की संख्या अगर पूछता है प्रश्न में तो कितनी की होगी? 52 होगी। और मूल वर्णों की संख्या पूछता है प्रश्न में तो कितनी होगी? 44। मूल वर्ण यानी 11 स्वर और 33 व्यंजन मूल वर्ण हो गए टोटल, या कुल देवनागरी लिपि में या भाषा में या हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी हो गई? 52। और मूल वर्ण कितने हैं? 44। अगला प्रश्न है आपका, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ऑप्शन ए ध्वनि, ऑप्शन बी शब्द, ऑप्शन सी वाक्य, ऑप्शन डी वर्ण। तो अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है क्या? शब्द। क्या होता है? शब्द को हम अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई कहते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हुआ बी। लेकिन यहाँ ध्वनि, वाक्य और वर्ण भी है, तो दोस्तों इनके बारे में भी आप थोड़ी सी जानकारी ले लें। तो ये जो ध्वनि है, ध्वनि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई होती है। ध्वनि किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई को हम क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। और वर्ण भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। और वाक्य, वाक्य अर्थ के आधार पर ये जो हम कह सकते हैं भाषा का बड़ा अंग या क्या होता है? वाक्य होता है। लेकिन हमारे प्रश्न में क्या पूछा है? अर्थ के आधार पर हमें बताना है। तो अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है शब्द। अगला प्रश्न है, वर्ण के बारे में सत्य कथन है। किसके बारे में? वर्ण के बारे में। ऑप्शन ए लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई, हाँ तो ये भी बात सही है। ऑप्शन बी जिसके टुकड़े ना किए जा सकें, ये भी बात सही है। ऑप्शन सी 1 और वह 2, तो ये भी सही है। लेकिन हमें करेक्ट ऑप्शन जब बताएंगे तो हम चारों ऑप्शन देख लेंगे। तो हमारा चौथा ऑप्शन क्या है? उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन मिलेगा दोस्तों वो मिलेगा आपको सी 1 व 2 दोनों। क्योंकि वर्ण जो होता है वो लिखित रूप में सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं और उस वर्ण के टुकड़े भी नहीं कर सकते। तो ए और बी दोनों ही सही हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हुआ सी 1 व दोनों। वर्ण के बारे में सत्य कथन क्या है? लिखित रूप की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है और जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। अगला प्रश्न है, शब्द की परिभाषा है। ऑप्शन ए वर्णों का सार्थक समूह, ऑप्शन बी शब्दों का समूह, ऑप्शन सी अर्थों का समूह, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों यहां जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ए वर्णों का सार्थक समूह। वर्णों के सार्थक समूह से क्या बनता है? शब्द बनता है। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन हो गया वो होगा ए। अब यहाँ जो ऑप्शन बी में हमें मिला है शब्दों का समूह, तो शब्दों का समूह क्या है? अगर शब्दों का समूह होगा तो फिर क्या बन जाएगा? वो शब्द नहीं रहेगा, वाक्य बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वाक्य। तो वर्णों का जो सार्थक समूह होता है उससे बनते हैं शब्द। तो शब्द की परिभाषा हुई वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अगला प्रश्न है, शब्दों का सार्थक समूह कहलाता है। अभी मैंने बताया था शब्दों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। ऑप्शन बी। वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई। शब्द क्या है? वर्णों का समूह। भाव क्या है? फीलिंग्स। और शब्दों का सार्थक समूह क्या है? वाक्य। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, वाक्यांश हैं। ऑप्शन ए पूरे अर्थ का बोध करा पाते हैं, ऑप्शन बी पूरे शब्द का बोध नहीं करा पाते हैं, ऑप्शन सी पूरे वाक्य का अर्थ बोध करा पाते हैं, ऑप्शन डी पूरे अर्थ का बोध नहीं करा पाते। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपको मिलता है डी, पूरे अर्थ का बोध नहीं करा पाते। क्योंकि वाक्यांश क्या है, कहते किसे हैं ये समझो
वाक्यांश कहते हैं जब दो या दो से अधिक शब्द मिलते तो हैं परंतु पूरे अर्थ का बोध नहीं करा पाते, ऐसे को हम क्या बोलते हैं, वाक्यांश कहते हैं। जैसे हम कह सकते हैं ईश्वर पर विश्वास करने वाला, ये क्या है, वाक्यांश है, लेकिन अर्थ तो पूरा नहीं बता पा रहा ना, तो करेक्ट ऑप्शन हुआ डी। अगला और ये आपका लास्ट प्रश्न भी है, मोहन पुस्तक पढ़ता है में पद है, क्या है, पद है, मोहन पुस्तक पढ़ता है, ये ऑप्शन है आपके। तो यहां जो करेक्ट ऑप्शन है वो मोहन क्या है, यहां पद है। अब पद किसे कहते हैं, पद हम कहते हैं जब किसी शब्द को वाक्य में प्रयोग किया जाता है और उस शब्द का अन्य शब्दों के साथ संबंध स्थापित होता है और उसके साथ साथ ही उसका व्याकरणिक रूप भी मिल जाता है, तो वह पद कहलाता है। यहाँ जो मोहन है उसका सबके साथ संबंध है और व्याकरणिक रूप भी मिल रहा है कि मोहन पुस्तक पढ़ रहा है या पढ़ता है, तो यहाँ मोहन क्या हुआ, पद हुआ। दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में मैं उम्मीद करता हूं सहायक सिद्ध हों। और आपने दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कल फिर मिलते हैं इसी टाइम सुबह 6 बजे, तब तक के लिए बाय।